वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सिक्स्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 306 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश सेकंड के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। इस वीडियो में ENG 306 के एग्ज़ाम पेपर का आंसर की अपलोड किया जा रहा है, जिसका पेपर आईडी था 5637। ये एग्ज़ाम 21 मई 2024 को संपन्न हुआ है। पेपर के आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार करने का प्रयास किया गया है, पर मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है, हु इज़ द पोएम कोल्ड कमेंट्स थिंग्स लाइक दिस आई हैव नो टाइम फॉर। कोल्ड पोएम में कौन यह टिप्पणी करता है कि ऐसी चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द वार्डर। तो ये बता दें कि कोल्ड पोएम में एपार्थीड पॉलिसी रंग भेद की नीति का विरोध किया गया है। In the poem, if you forget me, what according to the poet is important for the survival of love? If you forget me पोएम में पोएट के अनुसार प्रेम के अस्तित्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेसिप्रोसिटी, जिसका मतलब होता है पारस्परिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्गरेट एटवुड रेफर टू इन द लाइन्स फ्रॉम द पोएम स्पेलिंग हर माउथ कवर्ड बाई लेदर टू स्ट्रेंगल वर्ड्स। 4 ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विमेन एक्यूज्ड ऑफ विच क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएम कोल्ड सिम्बोलिकली एड्रेसेस द इशू ऑफ। कोल्ड पोएम प्रतीकात्मक रूप से किस मुद्दे को संबोधित करती है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेसिव नेचर ऑफ एपार्थीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड इन द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी। पेब्लो नेरूडा की पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी में मुख्य रूप से किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेटाफर। मार्गरेट एटवुड इज एन डैश पोएट। मार्गरेट एटवुड किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, कहाँ की पोएटेस हैं। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडियन। मार्गरेट एटवुड इज एक कनाडियन पोएट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द पोएम स्पेलिंग्स एटवुड एम्फेसाइजेज। स्पेलिंग्स पोएम में एटवुड ने किस बात पर जोर दिया है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ वर्ड्स। हाउ डज एटवुड पोएट्री द रोल ऑफ वेमेन इन द पोएम स्पेलिंग। एटवुड की पोएम स्पेलिंग्स में महिलाओं की किस भूमिका को दर्शाया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एज वॉरियर्स। आंसर्स हम बताते चल रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी भी आंसर में डाउट लगता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हो सकता है कि हमसे भी कोई मिस्टेक हो गया हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, जूडिथ राइट इज ए वेल नन डैश पोएट। 4 ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन। जूडिथ राइट is a well-known Australian poet. Identify the figure of speech in the line "We the Lost Company" from the poem "The Company of Lovers." The Company of Lovers poem की जो लाइन ये है "We the Lost Company", इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। What does the night symbolize in the poem The Company of Lovers? The Company of Lovers पोएम में रात किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पीस एंड
ट्रैंक्विलिटी, शांति और शांत चित्तता का प्रतीक है ये। इन कंपनी ऑफ लवर्स द कंपेनियनशिप हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज ए पीरियड ऑफ, चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रीफ हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज डिस्कस्ड बाई फेनन मनोनी एक्सप्लोर्स द अनकॉन्शस ऑफ द डैश पीपुल, चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलागासी। Fanon described the colonized's desire to speak the colonizers' language as a symptom of, चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स। What, according to French Fanon, is the root cause of dependency complex? फ्रेंच फैनन के अनुसार डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स का मूल कारण क्या है? चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनहेरेंट नेचर ऑफ द ब्लैक पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अकेबे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पोएम बाय। चिनुआ अकेबे के नॉवेल का टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट ये किसकी कविता से ली गई है? चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, W.B. येट्स। ये जो टाइटल है इसका जिक्र W.B. येट्स ने अपनी पोएम द सेकंड कमिंग में किया है और चिनुआ अकेबे ने ये वहीं से अडॉप्ट किया है। वाई इज ओकोंक्वो इन थिंग्स फॉल अपार्ट एग्जाइल्ड टू हिज मदर्स होम विलेज? थिंग्स फॉल अपार्ट कहानी में ओकोंक्वो को उसके गांव से क्यों निकाल दिया गया है? चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर किलिंग ए क्लासमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओकोंक्वोज डेथ बाय हैंगिंग सिंबलाइज इन द नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट? थिंग्स फॉल अपार्ट उपन्यास में ओकोंक्वो की फांसी से मृत्यु किस बात का प्रतीक है? चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द लॉस ऑफ पर्सनल एंड कल्चरल डिग्निटी। In The Lion and the Jewel, how did Baroka stop the building of the tracks? The Lion and the Jewel कहानी में बरोका ने पटरियों का निर्माण कैसे रोका? चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही ब्राइब्ड द फोरमैन। उसने फोरमैन को रिश्वत दिया था ताकि रेलवे की पटरियों का जो निर्माण हो रहा है वो थोड़ा सा और दूर उसका निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लायन एंड द ज्वेल वाई डज सिदी डिसाइड टू विजिट बरोकाज पैलेस? द लायन एंड द ज्वेल कहानी में सिदी बरोका के घर जाने का निर्णय क्यों करती है? चार ऑप्शंस हैं, टू कॉन्सोल हिम, सांत्वना देने के लिए, टू वार्न हिम, उसे चेतावनी देने के लिए, टू लेंथ एट हिम, या फिर टू मैरी हिम, उससे शादी करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू मैरी हिम। In Things Fall Apart, ओकोंक्वो belonged to which tribe? Things Fall Apart कहानी में ओकोंक्वो किस जनजाति से संबंधित था? चार ऑप्शंस हैं, योरुबा, इग्बो, हौसा, फुलानी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इग्बो। From which poem does चिनुआ अकेबे borrow the title of his novel Things Fall Apart? अभी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में इसका आंसर बताया था। प्रश्न ये कह रहा है कि चिनुआ अकेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल किस कविता से लिया है? चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग W.B. येट्स की पोएम है और बहुत बेहतरीन पोएम है। मैंने तो इसको पढ़ाया भी है, अगर आप लोगों को मौका लगे तो ज़रूर पढ़ें। मॉडर्न सिविलाइजेशन के डिसइंटीग्रेशन का इसमें बहुत शानदार तरीके से जिक्र किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट? थिंग्स फॉल अपार्ट शीर्षक का क्या महत्व है? चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्बो कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इग्बो संस्कृति और परंपराओं का विघटन। इन थिंग्स फॉल अपार्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यंग बॉय दैट इज़ गिवन to Okonkwo's village as part of a piece of settlement?
थिंग्स फॉल अपार्ट कहानी में एक नवयुवक लड़का जिसे ओकोंको के गांव को सौंप दिया जाता है वो कौन है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इकेमे फ्यूना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द याम इन थिंग्स फॉल अपार्ट? थिंग्स फॉल अपार्ट कहानी में याम रतालू का क्या महत्व है? 4 ऑप्शंस हैं। इट इज़ ए सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। यह समृद्धि और धन का प्रतीक है। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इन इग्बो कल्चर। यह इग्बो संस्कृति में जीवन के पारंपरिक तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। इट इज़ ए की पार्ट ऑफ द न्यू याम फेस्टिवल या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। In Things Fall Apart, why does Okonkwo not show any affection for Ikemefuna despite liking him? Things Fall Apart कहानी में ओकोंक्वो इकेमेफ्यूना को पसंद करने के बावजूद उसके प्रति कोई स्नेह क्यों नहीं दिखाता है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही डज नॉट वांट टू बी सीन एज वीक आर फेमिनिन। वह कमज़ोर या स्त्री के रूप में नहीं दिखना चाहता है। In Things Fall Apart, what does Okonkwo do when his fellow clan members do not join him to uprising against the court messengers? Things Fall Apart कहानी में जब ओकोंक्वो का उसके साथी कबीले के सदस्य अदालत के दूतों के खिलाफ विद्रोह में उसका साथ नहीं देते तो वह क्या करता है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही एक्सेप्ट्स डिफीट एंड एग्रीज टू फॉलो द कोर्ट मैसेंजर्स ऑर्डर। वह हार स्वीकार करता है और जो कोर्ट के मैसेंजर्स हैं उनके आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हो जाता है। हाउ डज मार्गरेट एटवुड डिपिक्ट द रोल ऑफ वेमेन इन द पोएम स्पेलिंग? स्पेलिंग पोएम में मार्गरेट एटवुड महिलाओं की भूमिका को कैसे दर्शाती हैं? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एज वॉरियर्स, योद्धा के रूप में। व्हाट डज द पोएम स्पेलिंग्स सजेस्ट अबाउट लैंग्वेज एंड वीमेन? स्पेलिंग्स कविता भाषा और महिलाओं के बारे में क्या सुझाव देती है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंग्वेज इज ए टूल फॉर वीमेंस लिबरेशन। भाषा महिलाओं की मुक्ति का एक टूल है, उपकरण है। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर? ए चाइल्ड इज़ नॉट ए पोएम इज़ नॉट ए चाइल्ड। ये जो लाइन दी गई है ये किस पोएम की लाइन है? 4 ऑप्शंस हैं, स्पेलिंग, कोल्ड, द कंपनी ऑफ लवर्स या फिर इफ़ यू फॉरगेट मी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेलिंग्स। डेनिस ब्रूटस जो पोएम्स आर मेनली अगेंस्ट, डेनिस ब्रूटस की कविताएं मुख्य रूप से किसके विरोध में लिखी गई हैं? 4 ऑप्शंस हैं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, अपार्थीड, रंगभेद या फिर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपार्थीड। इन विच पोएम डू दिस लाइन अकर? ये जो लाइन है, स्टील आवर सेल्फ इन टू फोर्टिट्यूड आर एक्सेप्ट एन इमेज ऑफ आवर सेल्फ नम्ब विद रिजाइंड एक्सेप्टेंस, ये किस पोएम से ली गई है? 4 ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल्ड। द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स इज? जूडिथ राइट की पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स का मुख्य विषय वस्तु क्या है? 4 ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लव एंड सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स? द कंपनी ऑफ लवर्स पोएम का बैकड्रॉप, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध। सीधी इज ए कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? निम्नलिखित में से किस बुक की कैरेक्टर है सीधी? 4 ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द लायन एंड द ज्वेल। सीधी द लायन एंड द ज्वेल कहानी की हीरोइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लायन एंड द ज्वेल द 2 कैरेक्टर्स दैट सिंबलाइज द लायन एंड द ज्वेल रेस्पेक्टिवली आर? द लायन एंड द ज्वेल कहानी में लायन और ज्वेल के
प्रतीक के रूप में दो कैरेक्टर कौन कौन हैं? चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बरोका एंड सिदी। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स अप्लाइज टू लेकुनले इन द लायन एंड द ज्वेल? द लायन एंड द ज्वेल में लेकुनले पर क्या लागू होता है? चार ऑप्शंस हैं, कॉमिक एंड एब्सर्ड, हास्यास्पद और बेतुका, स्टूपिड एंड सिंपलिस्टिक, मूर्ख और सरल, पॉम्पस एंड स्पॉन्टेनियस, आडंबरपूर्ण और सहज, या फिर डिसीसिव एंड बोल्ड, निर्णायक और साहसी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कॉमिक एंड एब्सर्ड, हास्यास्पद और बेतुका। द सेंट्रल थीम ऑफ द लायन एंड द ज्वेल इज, द लायन एंड द ज्वेल कहानी का मुख्य थीम क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव। इन द लायन एंड द ज्वेल व्हाट इज लेकुनलेज प्रोफेशन? द लायन एंड द ज्वेल कहानी में लेकुनले का पेशा क्या है? चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कूल टीचर। लेकुनले एक स्कूल टीचर है, एक अध्यापक है। इन द लायन एंड द ज्वेल हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स? आई एम यंग एंड ब्रीमिंग, ही इज स्पेंट, आई एम द ट्विंकल ऑफ ए ज्वेल बट ही इज द हाइंड क्वार्टर्स ऑफ ए लायन। द लायन एंड द ज्वेल कहानी में ये बात कौन कहता है कि मैं जवान हूँ और भरपूर हूँ? ब्रीमिंग। ही इज स्पेंट, वो खर्च हो गया है। आई एम द ट्विंकल ऑफ ए ज्वेल, मैं एक रत्न की चमक हूँ। ये बात कौन कहता है? चार ऑप्शंस हैं जिसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, सिदी। सिदी ये बात बरोका के लिए कहती है। द प्ले द लायन एंड द ज्वेल इज सेट इन विच विलेज? द लायन एंड द ज्वेल कहानी किस गांव पर आधारित है? उमोफिया, ओयो, इलुंजिनले, या फिर कायरो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलुंजिनले। According to French Fanon, the dependency complex leads to in the colonized individuals। चार ऑप्शंस हैं, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, सेल्फ हेट्रेड, आत्मघृणा, या फिर एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, सेल्फ हेट्रेड। द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ द कोलोनाइज्ड फ्रेंच फेनन डील्स विद? चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 44 है, फेनन्ज चैप्टर द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोलोनाइज्ड बिगिंस विद एन एपिग्राफ बाई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, आइमे सीजेरिए। Fanon argues on the so-called dependency complex that dependency complex is a form of, the so-called dependency complex में dependency complex का क्या रूप है? चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ भीष्म साहनी? निम्नलिखित में से भीष्म साहनी की कौन सी दूसरी महत्वपूर्ण कृति है? चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमस। व्हाट इज द एंड ऑफ ओकोंक्वोज स्टोरी इन थिंग्स फॉल अपार्ट? थिंग्स फॉल अपार्ट में ओकोंक्वो की कहानी का अंत क्या है? चार ऑप्शंस हैं जिसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ही कमिट्स सुसाइड, वो आत्महत्या कर लेता है। थिंग्स फॉल अपार्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ? चार ऑप्शंस हैं जिसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, उत्तर औपनिवेशिक साहित्य। हु इज़ द विलेज चीफ इन द लायन एंड द ज्वेल? द लायन एंड द ज्वेल कहानी में गांव का मुखिया कौन है? चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बरोका। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फेनन व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लैक पीपल अडॉप्टिंग वाइट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स?
फैनन के अनुसार श्वेत सांस्कृतिक विशेषताओं को काले लोगों द्वारा अपनाने का क्या परिणाम होता है? ऑप्शंस हैं सोशल एसिमिलेशन, सामाजिक आत्मसातकरण, कल्चरल इरेजर, सांस्कृतिक उन्मूलन, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की हानि, या फिर लिबरेशन, मुक्ति। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहीं कोई त्रुटि दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट को हम्बली एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।